थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। कभी कभी ना आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लगेगा तो रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा, और थोड़ा इंटरैक्टिव होने वाला है। मैं आपसे कई सारे सवाल पूछने वाला हूं। जैसे पहला सवाल, अभी ना मैं रिसेंटली रिसर्च कर रहा था, आपको उस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो मैंने देखा कि पिछले 25 सालों की अगर मैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स को उठा के देखूं ना, तो अगर आपने वर्स्ट स्कीम चूज कर ली होती, 25 साल से जितनी भी स्कीम्स है उसमें आपने सबसे खराब स्कीम इन्वेस्ट कर ली होती स्टार्टिंग में, और उसमें 25 साल आप इन्वेस्टेड रहते, तो आपके रिटर्न्स होते 9% के आसपास। और अगर आपने बेस्ट स्कीम चूज कर ली होती, आप बहुत लकी होते और आपने बेस्ट स्कीम उठा ली होती, तो आपके रिटर्न्स होते 23% के आसपास। और वहीं अगर आपने कोई एवरेज स्कीम ले ली होती तो आपके रिटर्न्स होते 16-17% के आसपास। अब यहां इस वीडियो को पॉज करिएगा इस सवाल के बाद, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मेरे इस सवाल का आंसर दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हो, आपको कौन सी स्कीम मिले, बेस्ट स्कीम या वर्स्ट स्कीम, तो आप कौन सी स्कीम चाहोगे, 23% वाली या 9% वाली? पॉज करिए, आंसर टाइप करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं, और आई होप इसी से आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा। What caught my attention was कि how can one trade in just 15 minutes a day? कि मैंने एक बार ऑर्डर लगा दिए। हाँ, तो उम्मीद करता हूं आपने आंसर दिया होगा। अगर आपने 23% वाली स्कीम चुनने का आंसर किया है ना, तो यही प्रॉब्लम है। इसी कारण हम अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं बन पा रहे। मैं भी इससे स्ट्रगल करता हूं। मैंने पिछले 10 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, पहले भी स्ट्रगल किया है, आज भी कई बार मैं स्ट्रगल करता हूं। लेकिन हमको हमेशा ना बेस्ट स्टॉक चाहिए होता है, बेस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए होता है, जिस चक्कर में हम स्पेक्यूलेशन करते हैं, हम बेटिंग करते हैं, हम गैम्बलिंग करते हैं, हम ज्यादा रिस्क लेते हैं, और हमारे साथ होता क्या है कि हमको वर्स्ट स्कीम वाले रिटर्न्स हाथ लगते हैं। उससे अच्छा अगर हम सिर्फ एवरेज परफॉर्मेंस के लिए जाए ना, तो हम बड़ी आसानी से एवरेज कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करेंगे, या 3-4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डाइवर्सिफाई करेंगे, और हमें एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। खुद से पूछिए, ये वर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी 9% का रिटर्न दिया है। कितने रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में 9% पर ईयर का रिटर्न भी आ पाता है? मुझे लगता है 70-80% तो ना लॉसेस में होते हैं, जबकि वर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम भी 9% का रिटर्न दे रही है। और म्यूचुअल फंड में तो हमको मेहनत भी नहीं करनी ना। जब आप खुद स्टॉक पिक कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, दिन भर तरह तरह की चीजें कर रहे हो, तो आप मेहनत भी कर रहे हो। उस मेहनत का रिजल्ट क्या आता है? आपके रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, आप में से हर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर मुझे ये नहीं लगता ना कि हर कॉमन इंसान, हर कॉमन मैन एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है, तो टिकर बाय फिनोलॉजी, जिसको आप इतना प्यार देते हो कि हर महीने 1 मिलियन लोग वहां स्टॉक्स पिक करते हैं, वो प्रोडक्ट को मैं कभी लाता ही नहीं। कि अगर मुझे लग रहा है कि लोग स्टॉक्स पिक कर ही नहीं सकते, तो टिकर ला के लोगों की स्टॉक्स पिक करने में हेल्प क्यों करना? अगर मुझे लगता कि लोग स्टॉक्स पिक नहीं कर सकते, तो क्वेस्ट में हम 40 से ज्यादा कोर्सेज नहीं चला रहे होते, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सको। तो ये तो मुझे पता है कि एक आम इंसान भी अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ा माइंडसेट प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें ना एक्स्ट्रा रिटर्न्स चाहिए। हम 10% से खुश नहीं है, हम 15% से खुश नहीं है, हम 20% से भी खुश नहीं है, हमको उससे भी ज्यादा चाहिए। और ये कितने दुख की बात है ना। सोचो, अगर आपने सबसे खराब म्यूचुअल फंड भी चुना होता तो आपको 9% के रिटर्न्स मिलते, लेकिन आपने मेहनत की, दिन रात रिसर्च की, ट्रेडिंग की, टीवी के सामने बैठे, फिर भी 9% का रिटर्न नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब वही तो हम बात करने वाले हैं ना। 3-4 ऐसे माइंडसेट जिसको अब हम ठीक करने वाले हैं। पहला माइंडसेट, हमें लगता है कि 15% या 12% या 16% काफी नहीं है। हमें लगता है मुझे इससे ज्यादा चाहिए, इससे मेरा क्या होगा? मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं ना इन्वेस्ट करने को। अगर मैं 12%, 15%, 17% कमाऊंगा, तो इससे मेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए अपने कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि 12% और 15% से क्या कुछ हो सकता है। अगर ये हमने अपने दिमाग में डाल लिया ना कि 12% और 15% से भी क्या हो सकता है, तो हमको 25%, 30%, 40% का लालच नहीं आएगा। और फिर हो सकता है हम 12% के लिए एम कर रहे हैं और हमें 16, 17, 18% मिल जाए। तो चलिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि 12% और 15% से क्या कुछ हो सकता है।
अब यहां ना मैं आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। पहला, मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोला हुआ है और इससे ना हमको पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ना, अगर मैं 1 लाख रुपए को 12% के रिटर्न्स के हिसाब से 25 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, तो यहां हम रिजल्ट देखते हैं। फाइनली ना 25 साल बाद मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और वो 4 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट और 3 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरे पास 4 लाख रुपए होंगे। अब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरफ जाते हैं। तो फिनोलॉजी का मैंने लम सम कैलकुलेटर खोला, यहां पे मैंने सेम चीजें डाली। 1 लाख रुपए 12% से 25 सालों के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से पता है वो 4 लाख के बदले 17 लाख रुपए हो गया। अब टाइम पीरियड सेम है, अमाउंट सेम है, रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है, लेकिन अगर पैसे पे पैसा मिले, इंटरेस्ट पे भी आप इंटरेस्ट कमाओ ना, तो 4 लाख के बदले वो 17 लाख हो जाता है। अब इसमें एक चीज देखने की बात है कि कंपाउंडिंग जो है ना, वो बाद के स्टेजेस में तेजी से काम करती है। ये कर्व ना स्टीप होता जाता है। अगर मैं आपको कुछ साल और बढ़ा के दिखाऊं, मान लो मैं इसको कर देता हूं 40 साल, तो अब आप इस कर्व को देखिए। आगे जाके कुछ सालों तक ये बिल्कुल फ्लैट रहा, आगे जाके ये एकदम से बढ़ जाता है। इसीलिए टाइम इन द मार्केट ज्यादा जरूरी है। और अगर आप टाइम दे रहे हो, रिटर्न्स कम ही हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाले हो। ये जो समय के साथ कंपाउंडिंग की स्पीड बढ़ती चली जाती है ना, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और लोग अमीर इस कारण बनते हैं, अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड पिक करने से नहीं, ज्यादा रिटर्न से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रिटर्न से। दूसरा, हम सबको ये लगता है कि ज्यादा रिटर्न्स के लिए ना हमें ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। यही तो हमें सिखाया गया है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। यार ये गलत है यार, ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग में जो मैंने देखा है, लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। पता है क्यों? और अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। अब सोचो, एक इंसान है जो एक दिन में 30 किलोमीटर दौड़ सकता है, एक इंसान है जो एक दिन में 15 किलोमीटर ही दौड़ सकता है। अब दोनों पे कंपटीशन है कि 4 दिन में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब ये क्लियर है ना। अब इंसान ए जो है वो 30 किलोमीटर दौड़ सकता है पर डे, इंसान बी जो है वो 15 किलोमीटर ही दौड़ सकता है। तो 4 दिन बाद ये 120 किलोमीटर पे होगा और ये 60 किलोमीटर पे ही। अब होता क्या है पता है? पहला दिन पहले वाले ने 30 किलोमीटर दौड़ा, दूसरे ने 15 किलोमीटर ही दौड़ा। सेकेंड डे वो बहुत जोश में था, जीत रहा था ना, बहुत जोश में था, उसने फिर से तेजी से दौड़ना शुरू किया और वो 30 किलोमीटर दौड़ गया। तीसरे दिन जब रेस आगे बढ़ने वाली थी ना, तो उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में दौड़ गया, वो ऑपोजिट दौड़ गया। तो पहले दिन वो 30 किलोमीटर सीधा दौड़ा, दूसरे दिन वो 30 किलोमीटर उल्टा दौड़ गया और वो 0 पे पहुंच गया। और वहीं जो इंसान बी है वो 2 दिन कम दौड़ा, 15 किलोमीटर पहले दिन, 15 किलोमीटर दूसरे दिन, लेकिन 2 दिन बाद वो 30 किलोमीटर पे पहुंच चुका था और ये था 0 पे। अब तीसरे दिन वो सही डायरेक्शन पे दौड़ा इंसान है और वो 30 किलोमीटर पे पहुंच गया, लेकिन जो बी था ना वो 15 किलोमीटर और आगे पहुंच गया, वो 45 किलोमीटर आगे पहुंच गया। और चौथे दिन क्योंकि जो पहला इंसान है वो 90 किलोमीटर ऑलरेडी दौड़ चुका था, तो उसे छोटी सी इंजरी हो गई और चौथे दिन उसने अपने आप को एक्सर्ट कर लिया था, वो दौड़ ही नहीं पाया। स्टॉक्स में ना हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले साल हमको दिखता है कि स्टॉक डबल हो गया, हम बहुत खुश होते हैं। वहीं कोई दूसरा इंसान है जो जिलेट में, बाटा में, बोरिंग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 20-25% का ही रिटर्न आया और हम हंस के देखते हैं ये क्या स्टॉक पिक किया, इससे अच्छा तो मेरा वाला कर लेता, डबल हो जाता। अगले साल ना वो जो रिस्की स्टॉक था वो 60% नीचे आ जाता है और वहीं जिलेट, बाटा जैसे जो सेफ स्टॉक्स हैं वो 20-25% फिर से बढ़ जाते हैं। 2 साल में जो सेकंड इंसान है उसको 50% का रिटर्न मिल गया, लेकिन जो पहला इंसान है उसके रिटर्न्स ज्यादातर वाइप ऑफ हो गए। तो स्टॉक्स में ना ये जरूरी नहीं है कि आप कितना तेज दौड़ रहे हो, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। क्योंकि एक साल भी अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, और जब आप हाई रिस्क लोगे तो गड़बड़ तो होगी। हो सकता है पहले साल आपने 100 का 200 किया हो, अगले साल 200 का 400 किया हो, लेकिन क्योंकि वो रिस्की है तो वो 400 से गिर के वापस 200 आ जाए, 150 आ जाए और आपके 3 साल की मेहनत बेकार हो जाए। तो स्टॉक्स में ना कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, स्पेक्टेक्युलर रिटर्न्स बिल्कुल जरूरी नहीं। और यही हम वॉरेन बफेट की तरफ आते हैं। दुनिया के महानतम इन्वेस्टर
19-20% का ही रिटर्न है उनका। तो वो भी स्पेक्टैक्युलर रिटर्न से दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर नहीं बने, कंसिस्टेंट रिटर्न से दुनिया के महान इन्वेस्टर बने। जो शुरू में मैंने म्यूचुअल फंड्स की बात की, बेस्ट म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी 23% ही है। एवरेज म्यूचुअल फंड्स जो है उनका रिटर्न भी 16-17% ही है। तो 25%, 30% एक्सपेक्ट करना, अगर ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, हम गलतियां करेंगे, हम रिस्क ज्यादा लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में ना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क लेना है। यार अब ये कम रिस्क कैसे लेते हैं? देखो, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेफर स्टॉक्स, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, ऐसे टर्न अराउंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करो, डेट वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करो। लेकिन अगर मैं अक्रॉस एसेट क्लास बोलूं, कुछ ब्रॉड तरीके आपको बताऊं रिस्क को कम करने के, तो 2 सिंपल तरीके हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो अलग अलग कंपनियां लो, कम से कम 15-20 कंपनियां रखो अपने पोर्टफोलियो में। सारा पैसा स्टॉक्स में भी मत डालो, कुछ म्यूचुअल फंड में डालो, कुछ बॉन्ड्स में डालो, कुछ गोल्ड में डालो, हो सके तो कुछ रियल एस्टेट में डालो, अलग अलग एसेट क्लासेस में डालो। ये हुआ एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो कि अगर आप जो स्टॉक्स में भी पैसा डाल रहे हो, मेजॉरिटी इंडिया में डालो, कुछ यूएस स्टॉक्स में डाल दो, कुछ ग्लोबल यूरोपियन ईटीएफ्स में डाल दो। तो ऐसे अलग अलग तरीके का डाइवर्सिफिकेशन से हम रिस्क कम कर सकते हैं। दूसरा, सब पैसा एक बार में ना डाल के हम एसआईपी कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, हर किसी को पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। हम डाइवर्सिफाई भी ज्यादा नहीं करते, और हम जब मार्केट गिरता है तो लम सम डालने की कोशिश करते हैं कि हमको पता है यहां से और नहीं गिरेगा, और अक्सर जो हमें पता होता है वो गलत हो जाता है। तो हमेशा डाइवर्सिफाई करिए, इंडिया में, बाहर, अक्रॉस एसेट क्लासेस, और हमेशा सारा पैसा एक बार में डालने की बजाय एसआईपी करने की कोशिश करिए। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी दर्शाता है कि आप हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आई टाइम द मार्केट, बॉटम पे खरीदूंगा, टॉप पे निकलूंगा। होता उल्टा है, बॉटम पे बेचते हो आप, टॉप पे खरीदते हो। तो ये रिस्क लेना ही क्यों? हमेशा एसआईपी चलाते रहिए, एवरेज आउट करते रहिए, और मार्केट कहीं भी जाए आपका पैसा लगता जा रहा है। और इसमें ना एवरेजिंग अपने आप होती है। सोचो, अगर आप 5,000 रुपए हर महीने डाल रहे हो, मार्केट गिरा, 5,000 रुपए में अपने आप आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। महंगे मार्केट में खरीद रहे हो, अपने आप आपको 5,000 में कम यूनिट मिल रहे हैं। तो ये जो एवरेजिंग है ना, ये अपने आप हो पा रही है। इसलिए एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना अक्सर बेटर रहता है। इनफैक्ट अब आपको पता है, अब आप यूएस स्टॉक्स में भी एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी मोड में, आईएनडी मनी ऐप यूज करके। अब आईएनडी मनी ऐप में ना आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल मेंटेनेंस फी भी नहीं है। आईएनडी मनी कोई ब्रोकरेज भी चार्ज नहीं करता, और इससे आप आसानी से यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो, साथ ही लमसम और स्टॉक्स में एसआईपी आप दोनों कर सकते हो। आईएनडी मनी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप साइन अप करेंगे ना, तो आपको अपने फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट में फर्स्ट टाइम फंड करना है, और आपको 1,000 रुपए तक के एप्पल स्टॉक्स फ्री में मिल जाएंगे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अंत में ना आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हो, बेस्ट इन्वेस्टर्स हो, या बेस्ट कंपनीज भी हो, ये ग्रेट ना फास्ट ग्रोथ के कारण नहीं है। कोई भी बहुत समय तक तेजी से ग्रो नहीं कर पाता। जैसे हम चीता के बारे में बोलते हैं ना कि दुनिया का सबसे तेजी से दौड़ने वाला जानवर है, उसके आगे हम ये नहीं देखते कि वो इतनी तेजी से कितनी देर के लिए दौड़ पाता है, कुछ सेकंड के लिए। तो अगर हम तेज दौड़ने जाएंगे, ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, गिर जाएंगे। तो बेस्ट इन्वेस्टर्स हो, बेस्ट कंपनीज हो, बेस्ट फंड्स हो, या चीता हो, ये सबका फोकस ये होता है कि कंसिस्टेंटली ये सब ना बेस्ट अपनी कंसिस्टेंसी के कारण हो पाते। तो वॉरेन बफेट दुनिया के महानतम इन्वेस्टर परसेंटेज ऑफ रिटर्न के कारण नहीं है, वो तो उनका 19% ही है, लेकिन 19% उन्होंने 70 सालों तक मेंटेन किया, और तब जाके वो सबसे अमीर बने। अब जब मैं ये बोलता हूं ना, तो बहुत सारे काउंटर आ सकता है कि 2 साल में वो शेयर 10 गुना हो गया, वो शेयर 50 गुना हो गया। अब ऐसे तो कोई सिगरेट पी के भी 105 साल जी लेता है, तो आप सिगरेट पीना शुरू कर दो। कोई कसिनो जाके भी अमीर हो जाता है, तो आप गैम्बलिंग करना शुरू कर दो। तो एक्सेप्शंस, लक, रेयरिटी होता रहता है। उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम में से हर कोई हर रोज जुआ खेलना शुरू कर दे, क्योंकि उसमें चांसेस बहुत कम है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा एक सवाल और आता है जो ना अक्सर यंगस्टर्स पूछते हैं, 20 साल में शुरू करेंगे, आप बोल रहे हो 15 साल, 20। या तो एक ऑप्शन है कि तुमको जो करना है वो करो, जैसी गैम्बलिंग करनी है वैसी करो, और 20 साल की उम्र में भी नॉट सो गुड रहो फाइनेंशियली, 25 साल की उम्र में भी ज्यादा पैसा नहीं है, 35 की साल में भी नहीं है, और 45-50 साल की उम्र में भी तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। जो मैं तरीका बता रहा हूं, ऑप्शन बी,
उसमें चलो 20 साल की उम्र में तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, 30-35 साल की उम्र में भी ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन 40-45 साल के जब तक होगे ना, बहुत पैसा होगा। तो पहले ऑप्शन में 45 साल की उम्र में भी पैसा नहीं है, दूसरे ऑप्शन में 45 साल की उम्र में अच्छा खासा पैसा है, तो ऑप्शन ए से तो बेटर ही है ना ऑप्शन बी। और मैं तुमको ये ऑप्शन दे सकता हूं कि कैसे रिटायरमेंट तक तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, अभी से बहुत पैसा हो, उसके लिए एक्टिव इनकम बढ़ाओ, स्किल एनहांसमेंट करो, जॉब पे, बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दो कि तुमको ग्रोथ अच्छी मिले। 45 साल के बाद की जिंदगी जो मैं बोल रहा हूं वो स्टेप से सेट हो जाएगी, 45 की पहले की जिंदगी खुद मेहनत करके सेट कर लो यार। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हां तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, खास करके वो दोस्त और फैमिली मेंबर्स जो बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं ना, और जिस दिन फायदा हो जाए बड़े गर्व से बोलते हैं आज मैंने एक दिन में 20,000 रुपए कमाए। उनसे पूछो परसों जो 40,000 गंवाए थे उसका क्या हुआ। तो उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करोगे, सबका माइंडसेट हम मिलके इंप्रूव कर सकेंगे, जिससे ना 15-20 साल जब आप ये करोगे तो सच में अच्छी खासी वेल्थ आप क्रिएट कर सकोगे। तो प्लीज इस वीडियो में जो पॉइंटर्स मैंने डिस्कस किए हैं, लो रिस्क इज बेटर इन्वेस्टिंग, ज्यादा रिटर्न्स नहीं, कंसिस्टेंट रिटर्न से कमाना है, और टाइम से अमीर बनते हैं हम, परसेंटेज से नहीं। ये कुछ पॉइंटर्स आप ध्यान रखोगे और इससे आप सबकी वेल्थ क्रिएट हो सकेगी। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ।